नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता हाजी अराफात का नवाब मलिक पर बड़ा हमला, लगाया वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप, खोला नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा। अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 15 नवंबर तक ईडी हिरासत में भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वाराणसी में मास्टर क्लास लेंगे अमित शाह, देंगे जीत का मंत्र। 700 भाजपा नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज, भीख में मिली आजादी वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गहलोत के बाद अब पायलट की सोनिया से मुलाकात, राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने की तैयारी, राजस्थान में हो सकता है बड़ा फेरबदल। सबसे पहले बात करेंगे नवाब मलिक पर हाजी अराफात के वार की। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के सारे कच्चे चिट्ठे खोल डाले। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से उलझ गए हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। तो इसी बीच हाजी अराफात ने जमकर नवाब मलिक पर हमला बोला है और कहा कि ईडी को जमकर जांच करनी चाहिए और नजर रखनी चाहिए। नवाब मलिक एक झूठा इंसान है। जमीन घोटालों पर भी हाजी अराफात ने कई बड़े खुलासे कर डाले हैं। डॉक्टर साहब, हाजी अराफात का ये वार क्या रंग लेकर आएगा? देखिए, रंग तो दिखने लग गया है। वो इसलिए कि शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अब शांत हो जाओ। नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े या देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, बयान कुछ और पे दे गए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस हिसाब से नवाब मलिक ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, अब उसी गड्ढे में खुद फंसते चले जा रहे हैं। ये जो आज जो नया मसला आया है, जो ईडी की जो 7 जगहों पे छापेमारी हुई, उसके ऊपर खुलासा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। क्या बोला गया, इस मोटा मोटी इस पूरे केस को समझ लिए है क्या। एक मस्जिद की ज़मीन है, वक्फ की बोर्ड है जी, उसके तहत ये ज़मीन आती है। मसला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधे गाइडलाइन देकर के ये कहा था कि किसी भी कीमत में ये ज़मीन जो है किसी को सौंपी नहीं जा सकती। अब इसमें होता ये है कि इसे लीज पे ज़मीन को दे दी जाती है, 8 करोड़ रुपए उठा लिए जाते हैं। अब यह मंत्रालय नवाब मलिक का है। इसमें घपलाबाजी ये हुआ कि जो तमाम लोग, जो बोर्ड के जो सदस्य थे, जो आरोप लगाया जा रहा है, उन लोगों की हामी नहीं थी। उसमें 2 अधिकारी को डाला गया। मतलब ये कि नवाब मलिक ने मनमाने तरीके से इस सारे को, इस पूरे जमीन घोटाले को अंजाम दिया। अब आरोप ये लग रहा है कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया, नवाब मलिक ने जिन जिन अधिकारियों को नियुक्त किया और ये जो पूरी जो कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर कॉल डिटेल्स निकाली जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई ये जो पूरा जो घटना घटी, जो घोटाला को जो अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई इसके पीछे ऑब्वियसली बिना मिनिस्टर, वो भी नवाब मलिक जैसे मजबूत मिनिस्टर, मस्जिद और वक्फ बोर्ड की ज़मीन, उसको तो कोई बिना उनके सहमति से कोई ले ही नहीं जा सकता। तो इसकी जांच की मांग की जा रही है। और इसलिए कि सब के सब इस हमाम में नंगे हैं। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक तरह से नवाब मलिक को कहा गया कि शट अप, अब ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने का नहीं है, बहुत हो गया, अदरवाइज़ कोई नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो खेल नवाब मलिक ने शुरू किया, वो दांव सारे जो है अब इनके ऊपर ही उल्टे पड़ने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर अनिल देशमुख से जुड़ी हुई है। 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को आज भी राहत नहीं मिली है। उन्हें 3 दिन और ईडी की हिरासत में ही रहना होगा। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने अनिल देशमुख को 15 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस कड़ी में उनके कई ठिकानों पर एजेंसी ने छापेमारी भी की है। कोर्ट में देशमुख ने चाल तो चली लेकिन काम नहीं आई। अनिल देशमुख ने अदालत
अदालत में जज को एक लिखित पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे 10 दिन से रखा हुआ है और 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। मेरे पास बताने को अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ ईडी को चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इसके लिए ईडी कस्टडी ना दी जाए। डॉक्टर साहब, अनिल देशमुख की 3 दिन की कस्टडी दोबारा बढ़ा दी गई है। उनके कहने पर भी कोर्ट ने उनके खिलाफ ही बयान दिया है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, अनिल देशमुख 19 तारीख तक अर्थर जेल के मेहमान बने रहेंगे जी। बड़ा विचित्र है ये देश। कैसे कैसे लोगों को हम लोग गृह मंत्री बनवा देते हैं, चुन लेते हैं, हमारे ये प्रतिनिधि हैं। और काम क्या करवा रहे थे? ये वसूली का धंधा करवा रहे थे पुलिस के जरिए। यही बात ईडी ने आज कोर्ट में कही। उन्होंने पत्र तो लिख दिया, कह दिया कि हमसे 200 सवाल पूछ लिए गए, अब हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। भाई, कितने सवाल पूछे जाएंगे ये अनिल एक आरोपी तय करेगा? जेल में बैठा हुआ एक गुनहगार ये तय करेगा कि कितने सवाल पूछे जाएं, कैसे सवाल पूछे जाएं, और हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये दांव इसलिए फेल हो गया कोर्ट के अंदर क्योंकि ईडी ने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि परमवीर सिंह, सचिन वाजे और अनिल देशमुख, ये गृह मंत्री साहब पूर्व, वो वसूली का रैकेट चला रहे थे और तीनों की मिलीभगत थी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि सचिन वाजे को ईडी कस्टडी मिले ताकि दोनों को आमने सामने बिठा करके हम पूछताछ करें। हालांकि ईडी को ये नहीं मिला, उनका सचिन वाजे की हिरासत, एक तो भाग ही गया है परमवीर सिंह। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्राइवेट पर्सन है, नवी मुंबई में रहता है, नाम नहीं बताएंगे, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ इसके रिश्ते हैं, तो उस आदमी को भी आमने सामने बिठाना है। सवाल जितना पूछना तो पूछ लिया गया। अब जो लोग इस पूरे वसूली गैंग के शिकार हुए हैं या इसमें कोई भूमिका उनकी रही है, उनको सामने बिठा करके पूछताछ करना है। और हमारे पास ये भी जानकारी मिली है कि किसी एनजीओ के जरिए बहुत ही फिशी ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किया गया है। उधर उनके बेटों के ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो रही है, उनको भी बुलाया जा रहा है, शायद गिरफ्तारी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा कि अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, हमें और चाहिए इनकी हिरासत। तो 15 तारीख तक के लिए हिरासत बढ़ा दी गई है। देखना यह है कि कितना देर तक आँख मिचौली खेलते हैं ये अनिल देशमुख, क्योंकि इनको जब आमना सामना कराया जाएगा उन लोगों के सामने जो इनके टीम मेंबर थे या फिर इनकी साजिश के भुक्तभोगी थे, तो अनिल देशमुख को बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी जवाब देना। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर अमित शाह के काशी दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे और विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिशन 300+ का प्लान तैयार करेंगे। शाह वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला केंद्र में प्रदेश भाजपा के सभी 98 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक में उन्हें चुनाव जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं 13 नवंबर को वो सपा के गढ़ माने वाले आजमगढ़ में चुनावी रैली करेंगे। डॉक्टर साहब, अमित शाह का चुनावों से पहले काशी का दौरा विपक्षियों के लिए उनको कितना भारी पड़ सकता है? आगे क्या होगा? ये जो अमित शाह का जो रोल है इस वक्त, वो रोल बहुत ही क्लियर कट है। वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं और यूपी में किस तरीके से 300 सीट पार किया जाए उसकी पूरी प्लानिंग और पूरा स्ट्रेटजी वो तैयार करके बैठे हुए हैं। अब बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके संगठन का तो अता पता नहीं लग रहा। ये लोग करें में संगठन उन लोगों की ज़मीन, और ये इधर पूरी तैयारी हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात जो इसमें खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से, जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि इन लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि इनका मुकाबला सीधे सीधी अखिलेश यादव से होना है। अखिलेश यादव तभी जीतेंगे, ये मुस्लिम और यादवों के वोट से वो अकेले जीतने वाले नहीं हैं। उनको जीत के लिए एक काम और करना पड़ेगा, वो है कि अखिलेश यादव को यादवों के अलावा दूसरे ओबीसी कास्ट के भी का भी वोट मिले।
और यही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि जो बाकी के जो ओबीसीज हैं, जो यादव के अलावा, उनको कैसे अपनी ओर खींचना है, कैसे उनको समाजवादी पार्टी की तरफ जाने से रोकना है। ये पूरी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर चुकी है और उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें आगे जाएंगी और ये तय किया जाएगा कि जितने भी ओबीसीज, मतलब ये फोकस जो है प्रॉपर ओबीसीज और दलित के ऊपर होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का। और यही जो एक खबर है जिससे विपक्षियों के अंदर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कंगना रनौत के बयान पर। हाल ही में पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई एक्ट्रेस कंगना रनौत आजादी को लेकर दिए बयान के कारण मुसीबत में फंस गई हैं। कंगना ने भारत को मिली आजादी को भीख बताया था, जिसके कारण एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। कंगना के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई। पार्टी ने कंगना के बयान को अपमानजनक बयान बताया और उसकी निंदा की और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए कंगना को दिए गए पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की बात कही। इस मामले में भी नवाब मलिक ने अपनी राय दे दी और कहा, ऐसा लग रहा है कि कंगना ने बयान देने से पहले ड्रग्स ली है। डॉक्टर साहब, आखिर कंगना के बयान पर पूरा विपक्ष तिलमिला उठा है और नवाब मलिक तो एक नया ही एंगल लेकर आ जाते हैं। देखिए, ये खीज है। कंगना रनौत से पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है। अपनी गरिमा, अपना स्ट्रेचर, अपनी जिम्मेदारी। अब नवाब मलिक को देखिए, वो कह रहा है भाई मलाना क्रीम खा करके वो इस तरह का काम कर रही है, ओवरडोज ले लिया। ये हैश है हशीश, जिसको कहते हैं कि भाई जो हिमाचल प्रदेश का फेमस है जी। उसको लेकर के वो बयान दे रहे कि वो ओवरडोज ले ली और इसलिए उस तरह का बयान दे रही है। आम आदमी पार्टी की वो प्रीति वो चली गई कि शिकायत दर्ज कराया जाए। क्यों भाई? कंगना रनौत ने सिर्फ एक सेंटेंस कह दिया, इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। और इतने दिनों से ये कन्हैया और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, हमें चाहिए आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे थे ये लोग? अचानक से इनको लग रहा है कि 1947 में पूरी तरह से हमें आज़ादी मिल गई, तो ये आज़ादी का जो डफली बजाया जा रहा था जेएनयू के अंदर में, उस समय इन लोगों को पुलिस केस दर्ज नहीं कराया गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई 2014 में ही असली आज़ादी मिली है। क्या गलत कहा? ये फर्जी सेक्युलरिज्म से आज़ादी मिली है, मुस्लिम अपीजमेंट से आज़ादी मिली है। राष्ट्र गौरव को किस तरीके से बकायदा धूमिल किया जा रहा था पिछली सरकारों के द्वारा, उससे आज़ादी मिली है। भ्रष्टाचार किस टॉप लेवल पे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा था, उससे आज़ादी मिली है। किस तरीके से गरीबों के पैसे को नोच नोच के ये नेता खाते थे, उससे आज़ादी मिली है। किस हिसाब से ओपन में पूरी दुनिया हंसती थी हिंदुस्तान के ऊपर कि 70 साल में ये कमजोर पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों ने गरीब लोगों को एक टॉयलेट बना करके नहीं दे सकी, उससे आज़ादी मिली है। तो डिफिनेशन तो आप बहुत दे देते हो। जब कश्मीरी और वहाँ के आतंकवादी, वहाँ के अलगाववादी जब आज़ादी की डिमांड करते हैं, तो ये लुटियन गैंग, ये तमाशा करने वाले लोग, ये उनका रैशनलाइजेशन करने के लिए पहुँच जाते हैं। कंगना ने जो बात कही है 100% सही कही है और इसके ऊपर जो कार्रवाई करने की जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, इनके लीडरों के पूरा गैंग है इनका, ये तो देशद्रोहियों के साथ उठती बैठती हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, नवाब मलिक, इस तरह के लोगों की शिकायत यही है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कैसे करती है, उसी की खीज ये लोग मिटा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर कांग्रेस की सियासत में मची हलचल पर। राजस्थान को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी सरगर्मियों का तापमान बढ़ता जा रहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद में मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सचिन पायलट काफी जोश में दिखाई दिए। साथ ही ये भी बताया कि राजस्थान को लेकर काफी लंबी चर्चा की गई है। इस मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। गहलोत और पायलट के बीच सुलह और समझौते में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, इस मुलाकात के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी फेरबदल की सुगबुगाहट है? देखिए, पंजाब में तो उन्होंने क्या किया हो तो पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मुफ्त का एडवाइस मैं दे रहा हूँ कांग्रेसी लीडर्स को, निकल लो वहाँ से। जिस हिसाब से राहुल गांधी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जिस हिसाब से राम मंदिर और हिंदुइज्म जय श्री राम कहने वाले लोगों को राक्षस बताया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, ये पार्टी तो रहेगी नहीं, वोट मिलेगा नहीं। अगर राजनीति करनी है तो ये राहुल गांधी की गुलामी करना बंद कर दे, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी अपनी विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, कितने साल हो गए ये राजस्थान में ड्रामा चलते चलते? जब तक ये लोग एक्टिव नहीं होते तो ठीक ठाक चलती है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अगर एक्टिव हो गए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी और छत्तीसगढ़ में टूट की कगार पे है कांग्रेस पार्टी। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो पंजाब से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पंजाब में तो आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर बना करके अपनी पार्टी अलग बना लिया, वही हाल वहाँ पे जो नॉन सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसे आपने वादा किया था कि 2.5 साल के बाद आपको बना दिया जाएगा, वो अलग पार्टी बनाने की जुगत में है। और दूसरी तरफ जिसे राजस्थान में आपने कहा था कि भाई आपको जीत के बाद चीफ मिनिस्टर बना देंगे, वो भी सिंधिया के रास्ते जाने को बेकरार है और इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।